गायत्री महाविद्यालय सांचौर की बीएससी बीएड और बीएससी द्वितीय वर्ष के इस क्लास में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सब्जेक्ट बॉटनी के सेकंड पेपर प्लांट एनाटॉमी, इकोनॉमिक्स बॉटनी एंड इथेनोबॉटनी से आज हम टॉपिक पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में। उत्तक क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि एनाटॉमी जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है इसकी अनुपस्थ काट अथवा टीएस और एलएस पढ़ते हैं, कभी कभी वीटीएस का भी हम अध्ययन करते हैं। जब हम पादप भाग की आंतरिक संरचना का काटते हैं, आंतरिक संरचना को पढ़ते हैं, उसका काट के तो हमें विभिन्न प्रकार के उत्तक और दिखाई देते हैं। ये उत्तक कौन से प्रकार के होते हैं, इनके करैक्टर क्या होते हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इस इंट्रोडक्शन क्लास के अंतर्गत हम उन्हीं उत्तकों के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये उत्तक कौन से प्रकार के होते हैं, सेल वॉल किस प्रकार की होती है, इसके करैक्टर किस प्रकार के होते हैं, जिसके कारण इसको अलग अलग प्रकार के उत्तकों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है उसका डिस्क्रिप्शन करने में। हमने इससे पहले प्लांट टिश्यूज के संदर्भ में पढ़ा था, टिश्यूज क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि प्लांट टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज के रूप में विभक्त होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सामान्य जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। आज हम इस क्लास के माध्यम से परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जिनमें विभाजन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती, अर्थात पादप के एपिकल पार्ट पर उपस्थित कोशिका है शीघ्रता से माइटोसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर के कई नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाती है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ाती है। उसके बाद में उस कोशिकाओं की कोशिका भित्ति धीरे धीरे मोटी हो जाने के कारण और उसकी पारगम्यता प्रभावित होने के कारण उसमें विभाजन की कैपेसिटी समाप्त हो जाती है, विभाजन की कैपेसिटी होती नहीं है। जब कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती तो ऐसे ऊतकों को हम परमानेंट टिश्यूज के नाम से जानते हैं। इन परमानेंट अथवा स्थायी ऊतकों को हम मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त करते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट और दूसरा नंबर का होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स और पहला होता है सिंपल, सरल प्रकार के और जटिल प्रकार के। सरल परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जो एकल कोशिकाओं से निर्मित होते, एक ही प्रकार की सेल से निर्मित होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज इनको कहा जाता है जो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होने वाले उत्तक होते हैं। इसके अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया है? कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत जाइलम को और फ्लोएम को सम्मिलित किया गया है, जबकि सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंतर्गत पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा को सम्मिलित किया गया है। पेरेन्काइमा मर्दूतकीय उत्तक कहलाते हैं, कोलेन्काइमा स्थूल कोणात्मक उत्तक कहलाते हैं और स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ोत्तक कहलाते हैं। दृढ़ उत्तक के नाम से इनको जाना जाता है। परमानेंट टिश्यूज होते क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। परमानेंट टिश्यूज की एक विशेष फंक्शन होता है, द परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, एक विशेष प्रकार का कार्य ये संपन्न करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब विभज्योतिक उत्तक से तो मेरिस्टेमेटिक सेल से निर्मित होने वाले उत्तक जिनमें कोई विशेष प्रकार के कार्य करने की कैपेसिटी आ जाती है, उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन हो जाता है,
तो हम उन ऊतकों को परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। जैसे कोई ऊतक ग्राउंड टिश्यूज का निर्माण करेगा, एंडोडर्मिस का निर्माण करेगा, जाइलम का निर्माण करेगा, फ्लोएम का निर्माण करेगा, अर्थात उन कोशिकाओं का कार्य फिक्स हो जाता है, तो हम उसको परमानेंट के रूप में मानते हैं। सेकेंड, सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें किसी भी प्रकार की नो एबिलिटी टू डिवाइड, विभाजन की कोई कैपेसिटी नहीं पाई जाती, विभाजन की संभावना इसमें होती नहीं है। यदि ये परमानेंट कोशिका है, टिश्यूज वापस विभाजन की कैपेसिटी को प्राप्त कर लेते हैं, तो उस स्थिति में उसको हम सेकेंडरी प्रकार की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के रूप में मानेंगे, न कि परमानेंट के रूप में। टर्म्ड एज परमानेंट टिश्यूज एज दे हैव परमानेंट शेप, साइज और एंड फंक्शंस। परमानेंट टिश्यूज कितने संदर्भ में परमानेंट होते हैं? नंबर फर्स्ट, शेप, साइज और फंक्शंस। आकार उसका निश्चित हो जाता है, उसके बाद में उसका आकार नहीं बढ़ता, परिमाप उसका फिक्स हो जाता है, फंक्शन, कार्य उसकी फिक्स हो जाता है। शेप और साइज में क्या अंतर होता है, आकार और परिमाप में क्या होता है? जैसे शेप कहते हैं ये ओवेट टाइप से है, ऑब्लॉन्ग्स टाइप है, तो ये तो हो गया इसका शेप, अंडाकार है, प्रति अंडाकार है, भालाकार है, रेखिक प्रकार का, लीनियर प्रकार। और साइज का मतलब होता है कि वो 1 मीटर लंबी है, 2 मीटर लंबी है, 10 मिलीमीटर लंबी है, वो इसकी साइज हो जाती है। तो शेप और साइज होती है वो डिफरेंट होती है, तब इनका साइज फिक्स हो जाता है, शेप फिक्स हो जाती है और कार्य इनका फिक्स हो जाता है कि ये कॉर्टेक्स का निर्माण करेगा, इसका मतलब फंक्शन उसका फिक्स हो गया। वो एंडोडर्मिस का कार्य करेगा, उसका फंक्शन फिक्स हो गया। ये कोशिका जाइलम का निर्माण करती है, इसका मतलब फंक्शन इसका फिक्स हो गया, तो हम उसको परमानेंट के रूप में मान सकते हैं। Process by which cell formed by meristematic tissue become a permanent tissue is called differentiation. विभेदन की प्रक्रिया यदि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में संपन्न हो जाती है, तो हम इस प्रकार के प्रोसेस को परमानेंट टिश्यूज के रूप में मानते हैं। तो हम सिंपल से कह सकते हैं कि जिसमें विशेष कार्य करने की कैपेसिटी आ जाती है, एबिलिटी नहीं पाई जाती डिवीजन की और विभेदन हो जाता है, तो हम उन ऊतकों को परमानेंट टिश्यूज के रूप में मानते हैं। सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट, दो टाइप्स के परमानेंट टिश्यूज होते हैं। तो पहले बात करते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज की। ऐसे ऊतक जो एक ही प्रकार की और समान प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, वो सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहलाते हैं। चाहे वो पैरेन्काइमा हो, कोलेन्काइमा हो या फिर स्क्लेरेन्काइमा। शर्त यह है कि उसकी सभी कोशिकाएं एक समान प्रकार की होती हैं। जैसे इस डायग्राम के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया कि ये एक कोशिका है तो लगभग गोलाकार है, ये दूसरी कोशिका जो लगभग गोलाकार है, तीसरी कोशिका, चौथी कोशिका, और सभी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होती है वो लगभग एक समान होती है। तो हम इस प्रकार के ऊतक को क्या नाम देंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में पहला प्रकार है वो पैरेन्काइमा या मर्दूतक कहलाता है। इस प्रकार के सिंपल पैरेन्काइमा टिश्यूज की विशेषता क्या होती है? नंबर फर्स्ट, बेसिक पैकिंग टिश्यूज। कोशिकाएं एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन उनके बीच इंट्रासेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। इंट्रासेलुलर स्पेस कैसे हुए? एक कोशिका एक सेल से है और दूसरी सेल से है, इसके बीच में जो वाइट कलर की सतह दिखाई देती है वो इंट्रासेलुलर स्पेस है। जैसे हम डायग्राम ड्रॉ भी करें तो एक कोशिका दूसरी कोशिका के बीच में पाए जाने वाले कोशिकीय अवकाश को इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है और इसमें कोई विशेष प्रकार की विभेदन कैपेसिटी नहीं पाई जाती। ये लंबे समय तक जीवित रहने वाली होती है। इनमें कोशिका द्रव्य की संख्या अधिक पाई जाती है, कोशिका द्रव्य अधिक पाया जाता है, केंद्र के इसमें बड़ा होता है और रिक्तिकाओं का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि कोशिका भित्ति अभी भी ये पतली कोशिका भित्ति थिन सेल वॉल युक्त होती है, इसलिए इस सेल वॉल की और सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी अधिक होने के कारण
कई पदार्थों का आगमन और निगमन इजी वे से हो जाता है। इस प्रकार के सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से निर्मित होने वाले इन ऊतकों को हम पेरेन्काइमा ऊतक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? कॉर्टेक्स सबसे सरल प्रकार का एग्जाम्पल है। इसके अलावा पित्त की कोशिका भी पेरेन्काइमा प्रकार की होती है। इस प्रकार के ऊतक के फंक्शन क्या होते हैं? तो मूल रूप से सपोर्ट टू प्लांट, पादप भाग को सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसकी कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का संग्रहण करती है या संचय करती है, तो स्टोर फूड और स्टोर न्यूट्रिएंट और एंड वाटर, पोषक तत्व तथा जल का अवशोषण करने का और संग्रह करने का कार्य करती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं एलोवेरा की पर्ण होती है, मांसल होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें पाई जाने वाली मेसोफिल सेल, जो कि एक मृदुतकीय ऊतक है, में जल का संग्रहण अधिक हो जाता है। फलस्वरूप वो एक मांसल या सकुलेंट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अलग अलग पादप भाग में पाए जाने वाले मृदुतक ऊतक होते तो पेरेन्काइमा, लेकिन वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके नाम अलग अलग। जैसे हम टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा देखते हैं, तो पहला है क्लोरेन्काइमा। ऐसे पेरेन्काइमा जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो पेरेन्काइमा विथ क्लोरोफिल होता है, क्लोरेन्काइमा। कहाँ पाए जाएंगे? लीफ के अंदर पाए जाने वाले मेसोफिल टिश्यू जितने भी होते हैं, उनमें सभी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसका मतलब वो क्लोरेन्काइमा कहलाता है। मरुस्थलीय पादप जिनमें पर्ण नहीं पाई जाती, पर्ण की अनुपस्थिति में स्तंभ की सेल्स होती है, वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है। तो इसमें भी स्तंभ के अंदर भी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाई जाने वाली कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं या कोशिकाओं की परत क्लोरेन्काइमा कहलाती है। इन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस का कार्य संपन्न होता है। तो क्लोरेन्काइमा होते हैं, ये क्लोरोफिल युक्त होती है और हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। दूसरी होती है एरेन्काइमा। स्पष्ट है एरेन्काइमा, जिसके अंतर्गत पेरेन्काइमा विथ एयर कैविटी इन एक्वेटिक प्लांट हेल्प इन फ्लोटिंग। क्या पाया जाएगा? कोशिकाओं के मध्य या कोशिकाएं बड़ी बड़ी वायु गुहिका युक्त होती है, एयर कैविटीज पाई जाती है। एयर कैविटीज में एयर पाई जाएगी। एयर पाई जाने के कारण ये पादप को प्लावकता या उसको तैरने में सहायता करते हैं। क्योंकि तैरने वाले पादप जलीय होते हैं, इसलिए डेफिनेटली ये जलीय पादपों का एक विशेष गुण होता है। तो एरेन्काइमा सदैव जलीय पादपों के अंतर्गत पाया जाता है और क्या कार्य करेंगे? पादप को तैरने में या फ्लोटिंग में सहायता प्रदान करते हैं। तीसरा प्रकार है, उसको हम स्टिलेट पेरेन्काइमा नाम देते हैं। ताराकार कोशिका है। ये ताराकार कोशिका मूल रूप से केले के पेटियोल के अंतर्गत पाई जाती है और पादप पर्ण को सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करती है। सामान्य पादप भाग के भरण ऊतक ग्राउंड टिश्यू के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है, वो हमेशा पेरेन्काइमा होती है। लेकिन जब पेरेन्काइमा कोशिका में, पेरेन्काइमा सेल्स में डिपोजिशन हो जाने के कारण इसकी सेल वॉल धीरे धीरे मोटी होना प्रारंभ हो जाती है, थिक हो जाती है, थिन से हो जाती है थिक। और थिकनेस जब केवल एंगुलर पॉइंट पे होते हैं, तब हम इस स्टेज को या बनने वाली कोशिका को कोलेन्काइमा कहते हैं। क्या होगा? केवल कोशिकाओं के कॉर्नर पर इरेगुलर थिकनेस बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप कोणीय क्षेत्र मोटे हो जाते हैं। हम नाम देंगे उसको कोलेन्काइमा। तो टिश्यूज रेस्पॉन्सिबल फ्लेक्सिबल प्लांट, ये इसका फंक्शन हो गया। प्रत्यास्था, दृढ़मय प्रत्यास्था प्रदान करने या लक्षक में मजबूती प्रदान करने का कार्य कोलेन्काइमा करते हैं। होता क्यों है? इरेगुलर थिकनेस एट कॉर्नर। जब कोशिकाओं के मध्य या कोशिका कोने पर स्थूलन बढ़ जाता है, थिकनेस बढ़ जाता है, तो इसके कारण इन कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले इंटरसेलुलर स्पेस धीरे धीरे कम होते जाते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब इंटरसेलुलर स्पेस पाए ही नहीं जाते,
इस प्रकार से ये कोशिका लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज के रूप में कार्य करती है तो जीवित, लेकिन कोणीय क्षेत्र मोटे होने के कारण मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं पादप के जिस भाग में पाए जाते हैं तो कोणीय क्षेत्र मोटे होने के कारण ये मजबूत होते हैं, लेकिन शेष कोशिका भित्ति पतली होने के कारण लचकमय दृढ़ता प्रदान होती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि टहनियाँ हवा के झोंके के साथ में इधर उधर झूलती रहती है, लेकिन टूटती नहीं। नहीं टूटने का कारण क्या है कि वो मजबूती से जुड़ी होती है, और हिलने का कारण क्या होता है कि इसकी कुछ कोशिका होती है वो दुर्बल प्रवृत्ति होती है जिसके कारण वो हिल रही है। तो ये दोनों प्रकार के गुण एक साथ में आ गए, दुर्बल भी है और मजबूती भी है। इसको नाम देते हैं स्ट्रेनिंग टिश्यूज के नाम से। प्रत्यास्थ दृढ़ता, लचकमय मजबूती पैदा होती है। तो ये किसके कारण हुई? पोलन का। तो जब टहनियाँ हवा में हिल रही है, टूटती नहीं है, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि पादप के इस भाग में कोलेनकाइमा पाए जाते हैं। क्या फंक्शन होंगे कि ये बेंडिंग अलाउ बेंडिंग ऑफ स्टेम लीव विदाउट ब्रेकिंग, पादप को बिना टूटे हुए उसको बेंड करने में सहायता होती है। जब कोई जीव पादप के शाखाओं पर कूदता है, जैसे बंदर पादप के शाखाओं पर कूदता है, तो शाखाएं झूलना प्रारंभ होती, टूटती नहीं है। उसके अंदर बेंड हो जाता है लेकिन कभी भी टूटती नहीं है, क्योंकि उसके अंतर्गत कोलेनकाइमा पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार का सरल उत्तक है, इसको नाम देते हैं हम स्क्लेरेनकाइमा या डोडोतक। जब कोशिकाओं की भित्ति पर धीरे धीरे स्थूलन या डिपोजिशन बढ़ता जाता है, जिसके फलस्वरूप कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। मोटी होने के कारण इस कोशिकाओं की परमेबिलिटी समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप जल के परिवहन के अभाव में कोशिकाएं और जीवद्रीय मृत होना प्रारंभ हो जाती है। इन मृत कोशिकाओं को स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। तो टिश्यूज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेमनेस इन प्लांट, पहला दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है। कोशिका लॉन्ग, नैरो और डेड सेल होती है, लंबी होगी, संकरी होगी और मृत कोशिका होगी। इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज के साथ साथ लिग्निन के जमाव हो जाने के कारण कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसके साथ में इसमें सिंपल प्रकार के एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं से मध्य संबंध बनाए रखने के लिए, कनेक्शन बनाए रखने के लिए इसकी मध्य सिंपल अथवा बॉर्डर्ड पिट पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति बहुत मोटी होने का किसी भी प्रकार की कोई सेल्यूलर स्पेस नहीं पाया जाता, नो सेल्यूलर स्पेस पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को, इस प्रकार के ऊतकों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसको एक तो होता है स्क्लेराइड्स और दूसरा होता है फाइबर। तो इस सारांश में हम क्या कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति मोटी होने का पारगम्यता समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप जल के अभाव में जीवद्रीय मृत हो जाता है, कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है, डेड हो जाती है। हम उसको क्या नाम देंगे? स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। स्क्लेराइड्स क्या होते हैं, फाइबर्स क्या होते हैं? पहले स्क्लेराइड्स देखते हैं। स्क्लेराइड्स मुख्य रूप से स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल शेप में पाए जाते हैं। ये बहुत अधिक मोटी और मृत कोशिका होती है, जिसकी मध्य भाग में छोटी सी कैविटी पाई जाती है। इस प्रकार की कोशिकाएं या डोडोतक कोशिकाएं मुख्य रूप से फ्रूट और सीड्स में पाई जाती है। दूसरे होते हैं फाइबर्स। ये भी एक प्रकार के डोडोतक उत्तक होते हैं। कैसे होता है? ये इलोंगेटेड नीडल शेप के होते हैं, जिसके सिरे होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। जैसे इस प्रकार का ये भाग पॉइंटेड है, ये भाग पॉइंटेड है। दूसरी इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, इसके अंदर केंद्रीय भाग में छोटी सी रिक्तिका पाई जाती है या फिर गुहिका पाई जाती है। तो फाइबर्स में और स्क्लेराइड्स में क्या अंतर होता है? फाइबर्स हमेशा इलोंगेटेड और नीडल शेप की होती है, जबकि स्क्लेराइड्स स्फेरिकल होता है या राउंड होते हैं। जो दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है और एक पतली सी संकरी सी गुहिका इसके अंदर पाई जाती है।
फाइबर प्लांट पार्ट के लॉन्गिट्यूडिनल व्यवस्थित होकर के इसको सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के छोटे से टॉपिक के अंतर्गत हमने पढ़ा है और सामान्य जानकारी प्राप्त की है सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। अगली क्लास में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में सिंपल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।